गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज आज भी बहुत दिल फरेब है और आसमान पर बादलों की टिकेलियां भी खूब जारी हैं। रात गए और सुबह के औकात पे हमने देखा कि कुछ बूंदें भी बरसी हैं और आज भी सारा दिन महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ बारिश बरसने की खबर दी गई है। मौसम के मिजाज दिन भर कैसे रहेंगे, लाहौर कितना भीगेगा आज, कितनी बारिश बरसेगी, इस हवाले पर हम मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब तालीमी इदारे बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं जबकि कुछ तालीमी इदारों में आज बच्चों का आखिरी रोज है। उधर स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की जानिब से बच्चों का होमवर्क प्लान तैयार करने का सिलसिला जारी है, क्योंकि ज़राए की जानिब से खबर ये आई है कि अब की बार होमवर्क की बुनियाद पर ग्रेडिंग हो सकती है और प्रमोशन भी मतवक्के है। तालीमी इदारों की बंदी से कोरोना किस हद तक कंट्रोल हो पाएगा, खतरनाक वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ आज लाहौर शहर में होने वाली बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो उसमें सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आ रहे हैं। इमरान खान फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे और इसी हवाले से हम बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी, बताइएगा वज़ीर आज़म का आज लाहौर में क्या शेड्यूल है, कितने बजे तक लाहौर पहुंचेंगे और कितने बजे तक इफ्तिताह करेंगे फिरदौस मार्केट अंडरपास का? आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आज खास दावत पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर आ रहे हैं और बुनियादी तौर पर आज 6 से 7 इजलास हैं और मुख्तलिफ मुआहिदों की तकरीबात हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को शिरकत करनी है। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में जो है वो फिरदौस अंडर मार्केट जो है उसके अंडरपास की सॉफ्ट लॉन्चिंग करेंगे। ये मनसूबा जो है ये बुज़दार हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट था जो लाहौर में मुकम्मल किया गया है। तो इसकी आज जो है वो साइट पे ओपनिंग की बजाय ऐवान वज़ीर आला में इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के दरमियान एक 1-on-1 मुलाकात भी होगी जिसमें वो सूबे के अमूर पर ब्रीफ करेंगे। इसी तरह सियालकोट और सरगोदा को अपलिफ्ट करने के हवाले से वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहिदा है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक होंगे। इसी तरह सूबा भर में देही इलाकों में 1000 किलोमीटर सड़कों की तामीर का फैसला किया गया। उस हवाले से भी जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। हेल्थ कार्ड को जो है वो यूनिवर्सल बनाने के लिए तमाम शहरियों तक इसकी एक्सेस के लिए भी आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी कि हेल्थ कार्ड जो है वो सूबा भर के तमाम शहरियों को फराहम करने के लिए किस तरह मरहलावार जो है कितने अरसे में इस टारगेट को मुकम्मल किया जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी है और मुख्तलिफ मनसूबों की जो है वो लॉन्चिंग और साइनिंग की तकरीबात। लियाकत अंसारी, सदर मुमलिकत के दौरा लाहौर के शेड्यूल के हवाले से भी हमें बताइए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी कल लाहौर आ रहे हैं और वो बुनियादी तौर पर ओवरसीज कमीशन पंजाब की जो है वो सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है उसके हवाले से होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब होगी जिसमें गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब दोनों शिरकत करेंगे और जो वाइस चेयरमैन है वो चौधरी वसीम उनकी जानब से जो है वो सदर मुमलिकत के एजाज में तैयार भी दिया जाएगा। तो गवर्नर हाउस में उनकी बुनियादी तौर पर मसरूफियात होंगी जहाँ पर उनकी गवर्नर से अलग मुलाकात भी होगी, वज़ीर आला से भी मुलाकात होगी। ओवरसीज कमीशन पंजाब की जो एनुअल रिपोर्ट की लॉन्चिंग है उसके हवाले से भी वो तकरीब में शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा लाहौर के हवाले से डिटेल्स बताई और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत कल लाहौर आ रहे हैं उसकी डिटेल्स भी आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ अहम मुलाकातों का अहवाल जान ले। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई है। लाहौर में चाइना सेंटर सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है और सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पाकिस्तानी ताजिरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात एक ही छत तले अब मुयस्सर आएंगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात में सूबे में सीपैक के तहत जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। लाहौर में चाइना सेंटर सीपैक टावर बनाने की तजवीज पर इत्तफाक किया गया। सी डेवलपमेंट और ज़रूरी शुबा से मुतल्लिक रिसर्च को फरोग देने के लिए मरबूत इकदाम उठाने का फैसला हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सीपैक टावर में सनतकारों और सरमायाकारों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जाएंगे। पाकिस्तानी ताजरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्रीज से
मुतल्लिक मालूमात एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला ने कहा कि सनती प्लाटों के अलॉटमेंट के लिए क़वायद ज़वाबित और ट्रांसपेरेंसी को मलहूज़े खातर रखा जाए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा का कहना था कि सीपैक मनसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया गया है। ज़राई शुबे में चीन के तजर्बे और महारत से इस्तेफादा करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जवांबख्त, मुशीर डॉक्टर सलमान शाह, चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास, चीफ सेक्रेटरी व दीगर आला अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, मुलाकातों का हवाला आपने जान लिया। आप कुछ बात करेंगे जी लाहौर शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से। तो सबसे अहम है जी फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा, जो कि बुज़दार सरकार का पहला मेगा प्रोजेक्ट है और कहा जा रहा है जी उसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। अंडरपास पर कारपेटिंग और ताज़ीन और आइश का काम भी कर लिया गया है। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह आज होगा, रिपोर्ट में दिखाते हैं। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के इफ्तिताह का वक्त आ गया। फिरदौस मार्केट के मुकाम पर अंडरपास की तामीर मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 18 मई 2020 को अपने दौरे हुकूमत के पहले मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। 6 जून को फिरदौस मार्केट के मुकाम पर अंडरपास के तामीराती काम का आगाज किया गया। 6 सितम्बर को इफ्तिताह की तारीख दी गई, मगर मनसूबा अधूरा रहा। पंजाब हुकूमत और LD ने 6 डेडलाइंस दी, मगर मनसूबा मुकम्मल न हुआ। अब 540 मीटर अंडरपास की तामीर मुकम्मल और कारपेट कर ली गई। इफ्तिताही तकरीब के लिए अंडरपास के मुकाम पर तैयारियां की जा रही हैं। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। बैरल में नक्शो निगार और तज़ीन आराइश का काम जारी है। LDA ने मंसूबे की 7वीं डेडलाइन 25 नवंबर की दी है। 26 नवंबर को अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का अंडरपास का दौरा, तामीराती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान, DG अहमद नजीर तारड़ और दीगर भी मौजूद रहे। वजीर हाउसिंग के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला शिरकत करेंगे। अंडरपास से बारिशी पानी के निकास के लिए खुसूसी तौर पर 12 कुएं बनाए गए हैं, जबकि अंडरपास को खूबसूरत बनाने के लिए 10,000 पौधे लगाए गए हैं। कैमरामैन सलमान राजा के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। हमने बात करनी है जी मौसम सरमा की और इससे जुड़े मसाइल के हवाले से, और वो है जी गैस लोड शेडिंग का मसला, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ मोहलिक वायरस के हवाले से। तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसकी दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत तो एड़ी चोटी का जोर लगा ही रही है, लेकिन अवाम की जानिब से मुसलसल गैर संजीदगी का रवैया दिखाया जा रहा है। हुकूमत की बारहा ताकीद के बावजूद भी लोग SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही मुनासिब अफरादी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जबकि तालीमी इदारों की बात की जाए तो कोरोना वायरस फैलने के खदशात के पेश नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी ने तमाम शेड्यूल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। परसों होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में 26 नवंबर यानी कि कल से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया था। आज तालीमी इदारों में सरगर्मियों का आखिरी रोज़ है, जिसके बाद 1 माह के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में छुट्टियों के ऐलान के बाद तलबा बहुत खुश है और वो वफाकी वज़ीर तालीम के इस फैसले की वालेहाना तारीफें करें। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के इस फैसले के हवाले से तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है, जिसमें कभी उनको आने वाले दौर में मुसलसल वज़ीर तालीम रहने के मशवरे दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो इनको ही मुसलसल वोट करेंगे, कुछ कह रहे हैं जी शफकत महमूद तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार पता नहीं क्या क्या लोगों ने इसको यानी कोरोना को, इस बिगड़ती सूरत हाल को एक मजाक बनाकर रख दिया है। और इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो इस वक्त शफकत महमूद जो हैं वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और अभी तक जो है ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं क्योंकि ये इंतहाई अहम मामला है कि गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, तलबा और तालिबात का नुकसान हो रहा है और उधर खुशियां मनाई जा रही हैं। कोरोना की सूरत हाल पे भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर फौजिया ताहिर साहिबा हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब है, सदर हैं आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब,
क्या कहेंगे इन रवैयों को? ये कोरोना को मजाक बना दिया। मैं समझता हूँ कोरोना तो नहीं, रवैये, चूंकि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, मिराज खालिद साहब जी, उन्होंने एक ये देखने के साथ मैं ऐसे ही सोच रहा था कि उन्होंने बड़ा हिस्टोरिकल एक वर्ड कहा था कि पाकिस्तान जो हम कौम कहते हैं, ये कौम नहीं, ये एक हजूम है। और हमारे जो रिफ्लेक्शन, और आप इसकी गवाह हैं कि हमेशा ही जब आप मेरे साथ, मतलब मेरी तनकीद तो नहीं कहने चाहिए लेकिन मेरे कमेंट्स को अच्छा नहीं थी समझती, कि जब मैं हुकूमत को कहता था कि हुकूमत जो है ये हुकूमत है, ये कैप्टन ऑफ द शिप है जिसके ऊपर लोग सब उनको देखते हैं। और इसमें कौन सी ऐसी अजीब बात आपको नजर आई जो कि हमारे हुक्मरानों ने ऐसा नहीं किया या पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा नहीं किया? मोर गवर्नमेंट भी चले कर ले, 50% हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, हमें भी तो कुछ समझना है। आप दो चीजों को अलग से रखें, एक तो कोरोना, कोविड-19, दैट इज वन इशू, एंड सेकंड इज द रिएक्शन ऑफ दिस नौजवानों के, हमारे के छुट्टियां हो रही, हल्ला गुल्ला होगा और कैसे करके और कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक मिजाज और कैफियत की बात है, एक कौमी मिजाज और एक कौमी कैफियत है। उसका कोविड को जरा थोड़ा सा उसको अलग करके रख लीजिएगा, फिर कोविड के हवाले से फिर देख लें। अभी ये जो मतलब मरकज की तरफ से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे भी खिताब कर गए, वहाँ भी कर गए, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर मैं कहूँ तो ये फरमान है, दूसरा कहे तो ये बड़ी गलत बयानी कर रहा है, और मतलब उसको और भी पंजाबी में भी मैं कह सकता हूँ लेकिन वो ऑन एयर अच्छा नहीं होगा। तो ये जो रवैया, ये रवैयों की बात है, ये बदकिस्मती है हमारे साथ कि इस किस्म की बातें जो आपने दिखाई, क्लिप्स जो दिखाए लोगों के साथ। लेकिन हैविंग सेड कि वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। कोविड-19 जो है इस वक्त आया हुआ है दुनिया के अंदर, इस वबा से है दुनिया की मतलब हिल के रह की है वो कौमें जो कर रही थी, एक तरक्की कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारी दुनिया के अंदर ये तरक्की जा रही, पाकिस्तान भी एक तरक्की की तरफ जा रहा है। एक हम समझते, मैं आपसे एक शेयर करूं कि अभी अफ्रीका को बड़ा कहा, देखो जी अफ्रीका में मैं एक पोलियो के साथ था कैंपेन, मतलब सोशल वर्कर की ऐसी देखें जी पोलियो अफ्रीका के अंदर खत्म हो गया और हमारा मुल्क ऐसा रह गया। एक तो ये खुशकिस्मती से बदकिस्मती से जो हमारे कान में अजान दी जाती है ना, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी कौम, हम सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा फल, सबसे ज्यादा सरजमीन, हम अल्लाह के फजल से कब्र तक उससे नीचे नहीं आते। अफ्रीका, युगांडा के अंदर मेरा दोस्त है जिसकी बेटी का एडमिशन हुआ, और मैंने कहा क्या करोगे अफ्रीका, मतलब जाहिर है मैंने नहीं देखा हुआ। तो जब उसने कहा कि अंकल डोंट स्पीक अबाउट इट, कि उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी सफाई, उनका डिसिप्लिन, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट युगांडा, युगांडा जो कि हम समझते हैं कि पता नहीं डिप्राइव्ड और कैसे क्या चीज होता। सो इस गलत फहमी से हमारे जो रवैये हैं, जो मैं कप्तान साहब को और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने अभी जिसको हम सेकंड वेव कहते हैं, और मेरा मानना यह है कि वी हैव शिफ्टेड टू अगेन अ ग्राफ, एक जैसे दिल की धड़कन होती है ऊपर नीचे जाती है, इसी तरह से हम तो उसका एक दिन ऐसा नहीं आया कि जहां पे हम जीरो के साथ बात करते हैं कि जीरो तो अभी तक बिल्कुल ही नहीं नोट किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि पहले भी जब तालीमी इदारे बंद हुए तो उसको बच्चों ने क्या, पेरेंट्स ने भी वेकेशन समझा, वो नॉर्दर्न एरियाज में निकल गए, और अभी भी सिलसिला यही है, लोगों ने बैग पैक करके रखे हुए, पहले 2 दिन के लिए शादी पे जाना था, वो 2 हफ्ते के लिए जाने को तैयार है। बिल्कुल सही कह रही हूँ आप सिद्रा। नहीं, जीरो हमने टच किया था ईद के टाइम के दौरान। 3 दिन ऐसे थे जब हमने कोई डिटेक्ट कहीं पे भी जीरो पॉजिटिविटी जीरो हो गई थी। जीरो ऐसा है कि आप जब आप किसी को टेस्टिंग ही नहीं करोगे, मैं नहीं समझता दैट वाज अभी भी 31,000 आप टेस्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, मतलब 31,000 एक शहर के अंदर हो रहे हैं। देखें जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, वी डिड टच जीरो फॉर एटलीस्ट 2 days इफ नॉट 3, जो कि बिल्कुल हर तरफ नेगेटिव आ रहे थे। उसके बाद एटीट्यूड चेंज हो गया, जैसा अशरफ भाई ने बताया, आपने बताया, ये हमारी एक इट्स मल्टी फैक्टोरियल, एक सेक्टर इसको नहीं कर सकता, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ अवाम की जिम्मेदारी नहीं, ये डॉक्टर्स, नर्सेज, अवाम, एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। एक पैंडेमिक है, पैंडेमिक के बाद ये एंडेमिक तो बनना है, सेकेंड वेव है, और ये इट हैज़ कम बैक विद वेंजेंस, ये ऊपर जा रही है। और 2 जो शहर हैं वो तो पिंडी और इस्लामाबाद तो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं, इवन मुल्तान, लाहौर इज़ नॉट लेस। यहाँ पे भी हमारे पास वैसे तो जो फिगर आ रही है यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 17% से 19% पॉजिटिविटी है। मैं खुद विटनेस कर रही हूँ कि अराउंड
25 to 28% पॉजिटिविटी हो चुकी हुई है। यानी शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई। 100 में से 28 लोग तो पॉजिटिव आते हैं, और वो लोग हैं जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। वेव का जब हम पीक अगर हम बात करते हैं, उस वक्त परसेंटेज तकरीबन क्या थी? वो 30 से क्रॉस कर चुकी थी, 38 तक पहुंच चुकी थी, 50% तक भी गई थी। वो तो आप पुरानी बात कर रही हैं, जुलाई की बात कर रही हैं, ये खत्म होने से पहले की बात कर रही हैं। वायरस ने अपना ट्रेंड दिखाना होता है, इसमें म्यूटेशंस भी होती हैं। 12,000 म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं SARS-CoV-2 वायरस में। स्कूल्स बंद करने का बहुत अच्छा फैसला है, वाकई वो हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने ही डिड मेक अ गुड डिसीजन। अब बच्चों को ये चाहिए कि यहाँ पे स्कूल नहीं जा रहे तो आप कहीं और भी ना निकलें, घर में एक वजह है। देखिए, अब मैं लकीली हम मुसलमान भी हैं, जिसमें हम 5 वक्त तो हमें एक वुजू करना चाहिए, ठीक है। हम वुजू करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, तो वायरस की जो आउटर लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। एक वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। आप अपने जो अगर आपके स्कूल बंद किए हैं हुकूमत ने, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। पहले हम कहते थे कि जी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, नॉट एनी मोर। अब हम बैक फुट पे हैं। अब ये जो हुकूमत है, इनके आम आवाम जो है ना, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अगर ये प्रोटेक्शन करेंगे तो हम तक नहीं आएगी। अब सबसे ज्यादा पहले तो पेशेंट्स वर डाइंग, नाउ दीज हेल्थ केयर वर्कर्स आर डाइंग। बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, यंग डेथ्स हो रही हैं। अब पहले तो था कि ठीक है, ऐसे लोग जो एल्डरली थे, 65 से ज़्यादा उम्र के थे, या जिनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, फॉर एग्जांपल जिनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, या डायबिटीज़ थी, या कोई इस तरह की, उनमें था। अब 1 साल की उम्र के छोटे बच्चे भी हैं, 22 साल की एक यंग डेथ हुई है अभी, विदाउट एनी अंडरलाइंग कंडीशन। आपको पढ़ा होगा आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है। तो अब कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो बचा हुआ इस डिजीज से। ठीक, डॉक्टर साहब, सर हमें ये बताइए, अब तालीमी इदारे बंद करने का फैसला हो गया है, आज आखिरी वर्किंग डे है, कल से बंद हो जाएंगे। पीएमए पहले भी सजेशंस देता रहा है, तजावीज़ देता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस वक्त बीइंग एन माहिर, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या होना चाहिए? कितनी सख्ती होनी चाहिए, चीज़ों को बंद करना चाहिए, या फिर SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? देखिए, एक तो ये मल्टी फ्लैंक आपकी अप्रोच है, इसको आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। ये बड़ा एक आसान सा काम है हुकूमत की तरफ से कि अवाम जो है, अवाम इसके ऊपर अमल नहीं करते, और अपना कुछ करना नहीं कराना है, मतलब आवाम के ऊपर डाल दो, अल्लाह खैर सलाह, लिहाजा आप बरी जिम्मा हो गए। आपने एक फरमान इरशाद फरमाया कि देखें, ये हमने SOPs 3, 4, 6 निकाल दिए, जैसे कि बड़ी एडवाइजरी कमेटी और सेंट्रल कमेटीज बनी हुई हैं, और हुकूमत का वतीरा है, ये किसी हुकूमत के साथ ही नहीं, हमेशा ही हुकूमतों को ऐसे ही होता है। दे फील इट कि हमने एक नोटिफिकेशन SRO निकाल दिया, एक सेक्शन ऑफिसर साहब ने वो निकाल दिया, अब अवाम की जिम्मेदारी है कि उसके साथ करो, ये करो। आई एग्री, इससे कतई तौर पे कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास इस मुल्क के अंदर मोर देन 50% पीपल आर ऑन दी बिलो दी पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे जिंदगी। लिटरेसी रेट हमारा कितना कहाँ पे खड़ा हुआ है, देहातों के अंदर हमारे लोग कितने बसे हुए हैं। तो जब तक उनके ऊपर एक अप्रोच, एक प्रोएक्टिव अप्रोच उसके साथ नहीं रखेंगे, चीजें वो दुरुस्त नहीं होती। आप इसकी शाहिद हैं कि हमने जब शुरू हुआ था लास्ट फरवरी मार्च से हमने शोर डाला था कि हुकूमत से बावर करवाया था कि कोई ना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिएगा। अभी भी आज की शाहिद है कि मतलब प्रोफेसर फौजिया ने कह दिया कि भी शफकत महमूद साहब हीरो हैं, पता नहीं इनको मैं नहीं नजर आया कि मुझे भी कभी कह दें कि चले छोटे मोटे हम कारकुनी से ही, कारकुनों के अंदर ही कम से कम शामिल तो कर लेती कि हम कब से कह रहे हैं कि स्कूल जो है उनको बंद करें, खुदा का वास्ता, ये जाके घरों के अंदर लेके जा रहे हैं बच्चे। और आपके प्रोग्राम में बारहा मैंने आके कहा कि SOPs के बच्चों को, उस वक्त तो गर्मी थी, अब तो लोग गर्मी नहीं याद रखेंगे ना, कि जब गर्मियों के अंदर इन्होंने SOPs लगा के कहा था कि हम कर रहे हैं, और एक वो खड़ा होता था बेचारा जिसके अंदर सेल भी था कि नहीं है, वो ऐसे ही लेके ऊपर खड़ा हुआ है, माथे के ऊपर करके कर, और बच्चों को धूप के अंदर खड़े किए हुए, और आते किसके अंदर थे, एक वैन के अंदर, मतलब बिल्कुल थदे हुए वैना दे विचारे से बसा चाह रहे सन, एंड यू आर पुटिंग ऑन दी SOPs। वहां पे आने के साथ भी कह दिया कि जी मास्क, मतलब अभी आप सोशल मीडिया की बात करिए तो सोशल मीडिया पे ये भी देखा होगा कि यार मैं जरा बैंक जाना, अपना मास्क मैंने एग्जैक्टली ये 2 दिन पहले जो ये जो चीजें ऐसी हैं उसके साथ देखें शऊर की खातिर, और शऊर एक्नॉलेज करती हूं, शऊर में भी एक ऑन अ लाइटर नोट, इट वाज ऑन अ लाइटर नथिंग, उसके लिए जो है कि एक जो शऊर है, शऊर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं समझता हूं कि ये हमारी किताबी और सर्टिफिकेशन और डिग्री से भी कोई ताल्लुक नहीं होएगा।
हमारे अंदर कितना शऊर है, पाकिस्तान के अंदर कितना शऊर है, इस खित्ते के अंदर कितना शऊर। मैं आपसे छोटी सी एक चीज शेयर करूं, नेपाल इज कंसीडर टू बी द पुअरेस्ट अमंगस्ट ऑल द सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज जहां पे होगा। मैं इत्तेफाक से ऑर्थोपेडिक्स के साथ और रीजनल कोऑपरेशन का मुझे ऐसे ही कोई पंगा है या शौक है जो भी कहने, तो वहां पे बैठे हुए एक जो बंदा जो बेच रहा था, बेचारा गरीब आदमी जिसको छाबड़ी कहते हैं, तो ही वाज सिटिंग मतलब बिल्कुल पीछे नुक्कड़ चला के ताकि उसकी जो फुटपाथ है। हाँ। तो मैंने जो मेरा नेपाली दोस्त था वहां पे होस्ट, मैंने कहा जी बेचारा क्यों ऐडी जगह पे ये आगे ला ले। अच्छा, उसने उससे पूछा, तो उसने उससे पूछा कि यार ये आया हमारा दोस्त है, मेहमान है, तो ये पूछ रहा है एंड इट इज वेरी फेयर, मैं आपको मतलब कर दूंगा। हाँ। उसने कहा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये गुजरगाह में इसके अंदर कैसे लगा, क्या बात है। सो इट वाज नॉट ऑफ अ फाइन कि आपको फाइन ही होगा, फलाना होगा, जन्म तानू मिलेगी, फिर ही ठीक होंगे। कोई ना कोई शौरी नामी की चीज भी है जिसके साथ हमें आके लोगों के साथ करना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस। देखिए मैं आपके साथ मेरा मतलब नकाद रहा हूँ इसके मीडिया के ऊपर कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि इसके साथ मीडिया वाले दोस्त आप जो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कम है। कम इस वजह से है कि अभी तक हम लोगों को ये बावर नहीं करवा सके कि कितना बड़ा ये क्राइसिस है कोविड-19 जो आया हुआ है हमारे साथ, और इससे बचने का अभी इसका इलाज नहीं है। अभी भी हम लोगों को यही समझते हो तो 20 घंटे पीछे पे हुए कि ठीक है बाबा जी ने फूक मारी है तो बस ठीक है। 20 घंटे छोड़े, वो पता नहीं प्याज से, लीमू से, exactly. इलाज लोगों ने कर दिया, हकीमों ने कर दिया, पता नहीं कौन कौन से 2 नंबर। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि अब पहले हम देख रहे थे कि कोविड जो है वो कुछ खवातीन को रियायत दे रहा था, मर्द हजरात में पहले केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, अब कोई ऐसा मामला है या नहीं है? दूसरा ये कि अब टेस्ट की क्या पॉलिसी चल रही है, सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स या फिर कोई भी आकर करवाना चाहे तो किया जा रहा है? सीधा पहले आपके पहले क्वेश्चन का मैं जवाब दे देती हूँ। ये जो बच्चे हैं जिनके स्कूल, मैं अशरफ भाई का भी एक्नॉलेज कर रही हूँ, बहुत बहुत हीरो हैं, नर्सेज, डॉक्टर सब। और आप ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम में आते हैं और इतना टाइम निकाल के लोगों के लिए बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं जी। तो ये जो बच्चे हैं जो स्कूल, मैंने इनका मेंशन इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से स्कूल बंद हुए हैं। बच्चे स्कूल से लेकर आते हैं घरों में, औरतें इसलिए भी अफेक्ट हो रही हैं ना कि जो हाउस वाइफ थी वो भी जब बच्चा आता है वो सिम्टोमेटिक तो नहीं होगा, उस वक्त कैरी कर लेगा, वायरस ले आएगा घर में। अब यहाँ पे आपके बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उन सब में कोई एक पॉजिटिव होगा, कम से कम 3-4 दिन के बाद पॉजिटिव होगा। जो बच्चा लेकर आया वो भी एसिम्टोमेटिक होगा। एसिम्टोमेटिक का मतलब है उसके अंदर अलामात कोई नहीं होंगी। तो एक तो वो वायरस अंदर आ गया, ठीक है, अब वो उसमें से वो खवातीन को भी फैलेगा, डिपेंड करता है कि किसकी इम्यूनिटी कितनी ज्यादा है, कुव्वत मुदाफियत के मुताबिक इफेक्ट होगा। कई लोगों के अंदर आता है वायरस, जाता है और निकल जाता है, एंटीबॉडीज बना जाता है, उनके अंदर कभी फील ही नहीं हुआ कि आपको एक्सपोजर हुआ है वायरस से, ठीक है। नंबर 2 आपने जो पूछा टेस्टिंग का, टेस्टिंग अभी हम ज्यादातर देखें, हुकूमत हमने अपने मुल्क को भी देखना है, बजट को भी देखना है, इवेंचुअली जो कहते हैं टैक्स बढ़ा देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं किसी की साइड नहीं ले रही, हुकूमत के बड़े अच्छे इक़दाम हुए हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी कंटेन करने के काबिल हो गए थे, ठीक है। अभी भी उन्होंने बड़ी प्रूडेंटली, हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी साहब हैं नबील अवाम साहब, कैप्टन उस्मान साहब हैं, प्राइमरी सेकेंडरी के मिलकर ही सब कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी जो होम डिपार्टमेंट है और फलां जो भी है, ये सब टेस्टिंग कर रहे हैं ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की, उस स्टाफ की जो एक्सपोजर जिनका हो रहा है, जिन्होंने अगर जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको इलाज करने के लिए जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसा मैंने वो पहले थे, उनको हम प्रिफर कर रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग जो एडमिटेड हैं जिनकी सर्जरीज होनी है ताकि वो खुद भी महफूज रहें, और जो अमला डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप वायरसेस को स्टडी भी करती हैं, हमारे यहाँ कोई तहकीक हो रही है इस हवाले से कि हमारे यहाँ बिहेव क्या कर रहा है, कोविड किस तरह से ये चेंज हुआ है, या फिर जो हमारे पहले पेशेंट जो पॉजिटिव हो चुके हैं दोबारा से उनको कंसिडर किया जाए, दोबारा से उनकी टेस्टिंग की जाए, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमें खुद तो मालूम हो ना कि हमारे यहाँ क्या कर रहा है वायरस। मैं अपना तो खुद कह सकती हूँ, मैं कम से कम मेरे 13 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली पब्लिकेशंस हम करेंगे वो, और अभी वो काफ़ी हद तक रिजल्ट्स हमने कंपाइल कर लिए हैं। उसका जितना ज़्यादा वास्ट डेटा होता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव वो आपकी स्टडी होती है। और उसके मल्टीफैक्टोरियली देख रहे हैं हम, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, वायरस को जिन लोगों का हो चुका है उनके भी हम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ भी देख रहे हैं, एंटीजन का इफेक्ट देख रहे हैं, उनकी सिम्टम्स का इफेक्ट देख रहे हैं,
और मतलब अगर 13 है तो उसमें मुख्तलिफ डिफरेंट काम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब वैक्सीन की बात हो रही है, हम बड़े बड़े ममालिक की तरफ देख रहे हैं, कुछ बात की जा रही है कि हम पहले से ही किसी के साथ कोई अपना एग्रीमेंट कर लें, कुछ ऐसा कर लें। हमें ये बताइए कि जो माजी में भी वबाएं आई, किसी भी मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो क्या वो पूरी दुनिया के लिए, या फिर जिस तरह के हम लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने करम किया, हम कुछ बच गए, हमारी बचत हो गई, हम पे भी वो उसी तरह असर करेगी, हमें भी वो वैक्सीन बचा लेगी? देखें, मैं वैक्सीन सर्टनली वैक्सीन जो बनती है, मतलब म्यूटेशन सारी चीज़ें, वैक्सीन नॉर्मली इट इज़ अ ब्रॉड बेस जो कि सारों को कवर करती है। इट इज़ कंसिडर, दैट्स व्हाई वी से कि 90%, 76% इसकी एफिकेसी ऐसे करती रहती है। सो जब ये आएगी वैक्सीन, मैं आपसे शेयर करूं कि मतलब चाइना के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ट्रायल चल रहे हैं। मोर देन 8000 आई थिंक हमारे पाकिस्तान में लिए हैं, और दुनिया के अंदर इन्होंने कोई 10 लाख इसका सैंपल लिया है। दैट इज द बिगेस्ट सैंपल जो कि चाइनीज ने करके वर्ल्ड वाइड जो वो कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच ऑन पॉजिटिव ऑल्सो। और देखिए, ये निज़ाम और सिस्टम की बात होती है। हम कहते हैं हमारी मईशत अच्छी नहीं वैसी, दिस ऑल इज अबाउट द प्रायोरिटीज। मेरा ये बड़ा मानना है इसके बारे में, दिस ऑल इज अबाउट योर प्रायोरिटीज एंड योर रिलेशंस, और इंसानियत के लिए आप कैसे सोचते हो। चाइनीज के ये नहीं कि मैं मतलब चीन या रूस का कोई ज्यादा सका हूं या वो मेरे सके हैं। अब जस्ट ऑन माई वे आते हुए, मतलब ऐसे वो फेसबुक के ऊपर बंदा देखता, तो 2 साल पहले आई वॉज इन चाइना और उनके साथ कॉन्टेक्ट किया हमने, एक MOU साइन किया फॉर ऑर्थोपेडिक्स कि वो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे फॉर ट्रेनिंग एंड सो ऑन। और उसके अंदर प्रेसिडेंट शी, द रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम उनको मुफ्त देंगे ये सारी वैक्सीन। रशिया ने ये कहा कि हर रशियन को, अपने रशियंस को वो मुफ्त वैक्सीन देंगे जो उन्होंने बना ली है या बाहर से इंपोर्ट करें। दैट इज देयर इशू कि कैसे और क्या करें। वेयर एज ये जिसका हम मतलब उसकी तरफ मतलब छिड़पे मार के जाने, दी कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसको समझा जाता है, उसके अंदर ये बेचेंगे, उसके अंदर ये बेचेंगे। अभी भी ये जो कर दिया कि जी हमने इन एडवांस ऐसे करके दे दिया, और आप इसकी गवाह के पहले भी जैसे यहाँ पे दुकानदारी और चूरन बेचा गया, हुकूमत ने मुफ्त दी 12-12, 15-15 हजार के टेस्ट किए, एंड पीपल दे मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग। द NGOs, हुकूमत की NGO जो कि हुकूमत के अंदर बंदे बैठे हैं, उन्होंने उसके साथ पैसे कमाए। ये रवैयों की बात है। देखिए सिद्रा, जिसके ऊपर मैं एक जोर हमेशा देता हूँ, ये रवैयों की बात है, ये कौमी रवैयों की बात है, ये मेरे रवैये की बात है, ये आपके रवैये की बात है। और जब तक हमारी अप्रोच ठीक नहीं होती, हैव नॉट से नहीं, बदलाव बदलेंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसे कोई अल्लाह ने पिछवाड़े हुए लोग थोड़ी हैं, व्हाई नॉट, हुकूमत की अप्रोच जो रवैये जो ठीक होने की बात है। हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी किस तरह के पेशेंट ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? एजिड पेशेंट जो ज्यादा क्रिटिकल समझे जा रहे हैं, या फिर किसी भी उम्र से ताल्लुक रखने वाले? बताया 1 साल के बच्चे से लेके और 80 साल तक के लोग सब इन्वॉल्व हैं। मर्द, खवातीन, बूढ़े, बच्चे जिनकी अंडरलाइन कंडीशन है, जिनकी नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, हर तरह के पेशेंट। और अमवात की शरह में भी ये सब आ रहे हैं? अमवात की शरह में भी ये सब आ रहे हैं, और इसमें 40 to 50% एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके अलामात नहीं है और कैरी कर रहे हैं वायरस। और वही सबसे बड़ा थ्रेट है, जिस अशरफ भाई ने बताया, आपने बताया, ये हमें बार बार देखें, इलाज तो बात की बात है ना, पहले आप प्रोटेक्शन तो करें। 3 सिंपल स्टेप्स हैं, वही दोबारा बार हाथ धोना साबुन से रगड़ के कम से कम 20 सेकंड, ताकि वो रगड़ने का हम इसलिए एम्फेसाइज करते हैं आम आवाम की मालूमात के लिए कि जो वायरस अगर आपके हाथ पे है ना, आपके आंख, नाक, मुंह में जाने से बच जाए, उसकी आउटर लेयर जो बाहर की सरफेस होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बता दिया जी, एहतियात लाजिम है, कोरोना से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है, कल भी मैंने आपको बताया था, इसलिए बच जाएं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ख़वातीन पर ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद और उनके मसाइल से मुतालिक आगाही फराहम करना है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम जनरल असम्बली की एक करारदाद की मंजूरी के बाद 1999 में हुआ था, और अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी
25 नवंबर को औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 21वीं सदी में भी निस्फ फीसद खातीन अपने हकूक के लिए जंग लड़ती दिखाई देती हैं। और खातीन के हकूक की जब हम बात करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लातादाद कानून होने के बावजूद आज भी खातीन को किसी ना किसी तौर पर तशद्दुद और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उनमें बाज़ खातीन अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाती। तेज़ाब गर्दी हो, जिनसी हिरासगी हो, आम घरेलू तशद्दुद हो, कारोकारी की बात कर लें, गैरत के नाम पर कत्ल बहुत ज़्यादा आम है, आज़ादी स्लब करने की बातें बहुत ज़्यादा है, वरासत से महरूम रखा जाता है, ज़बरदस्ती शादी के वाक़यात और जहेज़ जैसी रस्में माशरे में एक बदनुमा रवायत को जन्म देते हैं। और पंजाब हुकूमत खातिन पर घरेलू तशद्दुद, तेज़ाब गर्दी और उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने के वाक़यात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़े निस्वां जैसे बिल भी मंजूर करवा चुके हैं। लेकिन इन कवानीन पर मुनासिब अमल दरामद ना होने के बायस आज भी खातीन ऐसे वाक़यात का निशाना बनती चली जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर 3 में से 1 खातून या लड़की कभी ना कभी तशद्दुद का शिकार ज़रूर बनती है, जबकि पाकिस्तान में 80% ख़वातीन ज़िंदगी भर में किसी न किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। खातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की वजह से इस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में 4था नंबर है, जबकि ऐसे वाक़यात का शिकार कई दीगर ममालिक में है। हवा की बेटियां आज भी समाज में मौजूद जाहिलाना रस्म व रिवाज की भेंट चढ़ जाती हैं। माशरे में फैलते जुल्म बर्बरियत के वाक़यात हुकूक निस्वां के लिए कई सवालात उठाते हैं कि कब तक इन तितलियों के पर कुतरे जाएंगे, कब इनको इनकी शनाख्त मिलेगी, खातीन पर किए जाने वाले जुल्म का बाजार कब तक आखिर गर्म रहेगा, ये मामला, ये जुल्म आखिर कब रुकेगा, खातीन के हुकूक के हवाले से कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं और उन कवानीन पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह रिपोर्ट किया जाता है, कितनी खवातीन हैं जो इस मुश्किल सोसाइटी में, इस कॉम्प्लेक्सिटी में आती हैं कि वो एक मुश्किल फैसला करती हैं, अपने केसेस लड़ती हैं, थानों के चक्कर लगाती हैं, अदालतों के चक्कर लगाती हैं। इन तमाम मामलात पे आज हमने बात करनी है। जी हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एम्ब्रीन कुरैशी साहिबा हैं, माहिर कानून हैं और इसके साथ साथ आप चेयरपर्सन हैं जी ह्यूमन राइट्स एंड विमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार से आपका ताल्लुक है। एम्ब्रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी कनीज़ फातिमा साहिबा हैं, आप हैं चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फातिमा साहिबा, आगाज़ में करना चाहूँगी कि खातीन के हकूक क्या हैं, बुनियादी हकूक जिन्हें हम कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ख़वातीन के बुनियादी हकूक की हम बात करें तो देखिए 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें हमारे हकूक दे दिए हैं कुरान में और बता दिया है कि बीइंग अ बेटी, बीइंग अ बहन और बीइंग अ बीवी क्या क्या हमारे राइट्स हैं और किस किस तरह से हमारा रिस्पेक्ट का लेवल है। और आज भी मैं देखती हूँ कि 1450 साल बाद भी औरत जो है वो अपने हकूक के लिए जंग लड़ रही है। ठीक, देखिए बात यह है कि हम बात जितनी मर्जी बैठ के कर रहे हैं, जब तक जो कवानीन हमारे बताए गए हैं या उसके बाद हमारी इतनी लेजिस्लेशन हुई है खवातीन के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जब तक उन कवानीन के ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाएगी, आप जितने मर्जी इदारे बना लें, आप जितनी मर्जी बैठ के बातें कर लें, मीटिंगें कर लें, वो नशिस्तन बर्खास्तन वाली स्टोरी हो जाएगी। इसके लिए पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो हमने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है, सबसे पहले तो अवेयर करना है एक खातून को जो रूरल एरिया में रह रही है, जिसको ये पता ही नहीं है कि अगर उसके ऊपर उसको दिन में 1-2 बार थप्पड़ लग जाता है तो ये दैट इज नॉट अ रूटीन मैटर, ये उसकी लाइफ का एक पार्ट नहीं है, ये उसके ऊपर एक वायलेंस है। देखिए एक ये नेचुरल फिनोमेना है कि एक बंदे को जब आप कोई भी मेंटली टॉर्चर करते हैं या कोई आप ऐसी बात करते हैं जो उसे नागवार गुजरती है, वो मुंह से बेशक ना बोले लेकिन उसके ऊपर फिजिकली इसका बहुत ज्यादा असर होता है कि भाई मुझे क्यों ये बात कही गई है। तो खवातीन के ऊपर हम देखते हैं तो ये डिफरेंट काइंड के तशद्दुद है। देखिए एक तो वायलेंस है कि आप उसे फिजिकली मारते हैं, दूसरा उसे मेंटली टॉर्चर करना, जो एक फैमिली सिस्टम है हमारा। शादी होती है, एक खातून ब्याह के अपने ससुराल में जाती है तो उसे हस्बैंड को तो मेरे ख्याल में 3-4 दर्जा आता है कि उसे हस्बैंड को डील कैसे करने के, सबसे पहले सास को कैसे करना है, ससुर को कैसे करना है, देवर नाराज ना हो जाए, नंद नाराज ना हो जाए, हस्बैंड नाराज ना हो जाए,
भाई वो औरत जो है अपना सारा कुछ छोड़ के आई है, उसका एक सेटअप किधर है, उसकी फीलिंग, उसकी लाइफ किधर है। हमारी खवातीन बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोशल प्रेशर आता है और इसके लिए मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज्यादा केसेस फातिमा साहब, इस पे भी जरूर बात करेंगे कि ये अथॉरिटी जो कायम की गई थी खवातीन के हवाले से, अभी तक कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, किस तरह से उनको डील किया जाता है। लेकिन बैरिस्टर अमरीन से मैं बात करना चाहूंगी। अमरीन साहब, हमें ये बताइए कि खवातीन के हकूक की हम बात कर रहे हैं, बुनियादी हकूक की, उसमें यही हो सकता है कि हमें एक साफ सुथरा माहौल चाहिए, हमें अपने हकूक चाहिए, किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चाहिए। किस हद तक हमें हकूक मिल रहे हैं हमारी पाकिस्तान की खवातीन को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक कंसिडरिंग कैसे कि हम कोविड के टाइम से गुजरे, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ना सिर्फ एक नॉर्मल हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक डोमेस्टिक आपके पास 25% इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। उसके लिए स्पेशली जब लॉकडाउन होते हैं, वर्ल्ड ओवर हुआ है मगर लॉकडाउन वगैरह की वजह से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मगर हमने सिर्फ यहाँ पे कानून की बात नहीं करनी। आई थिंक कानून हमें पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, आपके पास वुमेन प्रोटेक्शन बिल है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप अदालत जा सकते हैं, इन औरतों के पास शेल्टर्स नहीं है। और ये चीज़ मैंने हर जगह हाईलाइट की है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास भी कि आप कहाँ पे इनको भेज रहे हैं। आप लॉ तो बना रहे हैं मगर ये वायलेंस जो है, जो इनको जो प्रेडेटर है, जो क्रिएट करता है वो एनवायरनमेंट, उसको वहां से निकालना है। इस पे हमने यकीनी तौर पर बात करनी है। बहुत रेलिवेंट पर्सनैलिटी भी हमारे साथ मौजूद है कि इन खवातीन जब इनके पास रिपोर्ट होती है, ऑप्शन क्या है? जिसके पास घर नहीं है कहाँ जाएगी वो, जब उसके पास आप रख नहीं सकते। मैं दोबारा से आपसे जो मैंने सवाल किया था मैं रिपीट करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की खातून को किस हद तक उसके हकूक जो है, बुनियादी हकूक हासिल है? बिल्कुल हासिल नहीं है। we're better but we have a long way to go, maybe decade, सालों साल लग जाएंगे इस चीज को कहने के लिए कि हाँ उनके बुनियादी हकूक उनके पास है। हाँ ऑन पेपर है, जरूर है, मगर एज सच प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल नहीं है। और उसको फाइट करके लेना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, अदालतों के थ्रू या पुलिस के थ्रू। बहुत ज्यादा हर्डल्स एब्सोल्युटली हैं। ठीक, मुश्किलात क्या क्या हैं? मुश्किलात प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप देखें, वायलेंस आप कहाँ पे जाके बताएंगे कि आपके साथ वायलेंस हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस? आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां पे जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि एक औरत को जाने के लिए शी विल हैव टू एक्चुअली इंश्योर कि वो एक प्रॉपर तरीके से शी बी केटर टू। मगर बिकॉज पुलिस को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया और उनको बताया नहीं गया तो वो बड़ा लाइटली लेते हैं इन टाइप के केसेस को। और हमें पहली बात उसको ट्रेन करना है, दूसरी बात ये कि इवन अदालतों में भी ट्रेनिंग्स पर, अवेयरनेस पे भी अमरीन साहिबा हम जरूर बात करते हैं। फातिमा साहिबा, आप एक केस का भी जिक्र कर रही थी कि गुज़िश्ता रोज आपके पास रिपोर्ट हुआ है, कोई खातून है, उसकी सुनी नहीं जा रही और जब फिर ऑब्वियसली आपका प्लेटफॉर्म उससे मिल जाएगा तो फिर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जी, कल मैंने एक खातून को विजिट किया था, सिदरा नामी खातून है, और उनके हस्बैंड ने परसों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और उसे घर से निकाल दिया 2 बजे। और वो बता ये रही थी कि मतलब मैं एक बापर्दा खातून हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे सर से दुपट्टा भी छीन लिया और रात को 2 बजे उसे बेयारो मददगार हो कि घर से निकाल दिया और बच्चों को भी कहा कि इसको भी ले जाओ। फिर उसकी हमसाई ने उसे चादर दी और पैसे वैसे दिए, लाहौर की है वो। और उससे जो सबसे बड़ी मैंने आई वॉज शॉक्ड के उसने बताया कि 14 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 5 बच्चे हैं और 10 साल से मेरा हस्बैंड रोजाना मुझे मारता है और बाहर से लॉक करके जाता है मुझे और मेरे बच्चों को। और मोहल्ले वाले तरस खा के हमें को खाने वाने को देते हैं या बाहर को कपड़े फेंकते हैं तो मेरे बच्चे उठा के ले आते हैं, कोई खर्चा नहीं देता। और डेली मतलब डेली उसके ऊपर वो तशद्दुद कर रहा था और 10 साल के उसके पेरेंट्स को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। और उसकी मदर ने कहा कि 10 साल आपके पास
जी, वो एक हमें खबर पता चली तो फिर हमने अपने नुमाइंदे को भेजा, देन हमने स्टोरी ब्रेक की, तो मतलब फिर वो आज उसने मेरे पास विजिट भी करना है प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर मैंने कल जाके मैंने कहा जी पता तो करें असल स्टोरी क्या है, हो सकता है इस केस। जी बिल्कुल, वो कहीं गई है अपने जो ये थाना गुजरपुरा में उसने एप्लीकेशन दी है, बट उसको उन्होंने कहा जी यहाँ पे ये फैमिली मैटर है, हम इसको देख नहीं सकते। देन उसे मतलब वो हमारे पास आई कि इस तरह से मेरी सुनवाई नहीं हो रही। की बात होगी, अमरीन साहिबा की तरफ चलते हैं। अमरीन साहिबा, आपने स्टोरी सुनी है गुज़िश्ता रोज जिस खातून की ये बात करी है, एक खातून को घर में मारा पीटा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, और ये एक फैमिली मैटर है। क्या हमारा कानून क्या कह रहा है, कितना सख्त कानून मौजूद है इसके खिलाफ? फैमिली मैटर है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसके ऊपर स्पेसिफिकली आई थी 2012 में इसको डील करने के लिए, और इसमें आपको ना सिर्फ फाइन मगर आपको एक्चुअली इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और इससे अभी बड़ा लैंडमार्क केस आया लाहौर हाई कोर्ट का, सवेरा का केस, जहाँ पे उसको बच्ची को ऊपर छत से गिरा दिया था और उसकी हेड इंजरीज हुई थी। सो लाहौर हाई कोर्ट ने जो बच्ची को हैंड ओवर कर दिया था माँ के पास, बिकॉज उसकी मेंटली वो इतनी इनकेपेबल हो गई थी कि वो एक्चुअली बात भी नहीं कर सकती थी। सो ये चीज़ें ऑब्वियसली दे हैं वहाँ देयर, मगर एक केस या दो केस से आप रियली कोई इम्पैक्ट नहीं दे सकते जितनी देर तक आपके पास हजारों की तादाद में नहीं होगा। हाँ, और ऐसी डिसीजंस नहीं आएंगे। ठीक, हमें फातिमा साहिबा ये बताइए कि अब आपके पास कितनी पावर है, आपके पास कितनी ताकत है अथॉरिटी के पास, आप इन खवातीन के लिए क्या क्या कुछ कर सकती हैं, किस हद तक जा सकती हैं? देखिए सिद्रा, हमारे पास कोई खातून अगर आती है अथॉरिटी के पास तो फ्रंट डेस्क से साइकाट्रिस्ट से लेके जुडिशल डिपार्टमेंट तक हम उसका मतलब सारा जो विक्टिम आती है हम उसका सारा केस देखते हैं। फिर हमारी पास जो साइकोलॉजिस्ट है हमारी, उसके साथ उसका सेशन होता है। उसके बाद हमारी गायनोकोलॉजिस्ट है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, FIR उसकी होनी है। इवन देन उसका अगर कोई उसके साथ गैंग रेप का मसला है तो हमारे पास हमारी अपनी फोरेंसिक लैब भी है हमारा। लेकिन ये सेंटर सिर्फ मुल्तान की हद तक है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने 2 सेंटर और बनाने की मंजूरी दी है, जिसका हम ओपनिंग करने जा रहे हैं, एक पिंडी में और एक लाहौर में। इंशाल्लाह है इस कमिंग ईयर में लाहौर में ये शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और चूंकि जो हमारा पिंडी वाला, अभी कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, कितने लोग आपको अप्रोच करते हैं? अगर आप हमें माहाना बता दें या फिर 2 माह 6 माह का, सालाना, जितना भी आप हमारे साथ डेटा शेयर कर सकें। देखिए अभी जब से मैंने चार्ज संभाला है अथॉरिटी का, जो डायरेक्ट मैंने केसेस हैंडल किए वो 70+ हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के ज्यादा मुझे तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं। 1.25 साल में सिर्फ 70 केसेस? हाँ जी, लेकिन ये केसेस थाउजेंड्स में हैं। बिल्कुल, अभी जो कोविड हुआ है इस दौरान ज्यादा केसेस हैं। असल में बात यह है कि बहुत से लोगों को इस इदारे के बारे में भी प्रॉपर पता नहीं है। जो हमने आगाही मुहिम अपनी जारी की है ताकि खवातीन को मैक्सिमम ये पता चल सके कि कोई ऐसा इदारा है जो सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सकता है। आज फिर हम इंफॉर्मेशन भी अपनी खवातीन को जरूर देंगे कि ये इदारा कहाँ पर है, किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है अगर आपको भी कोई भी मसला है। अमरीत साहब, अब हमें ये बताइए कि अब ये सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी मुश्किलात हैं किसी को इंसाफ हासिल करने के लिए या फिर अपने मामलात को ठीक करने के लिए, चाहे वो पुलिस की बात करते हैं, चाहे हम पूरे अपने सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सोशल प्रेशर्स की बात करते हैं, कितनी मुश्किलात हैं, कितनी आसानी है? एक जनरल परसेप्शन है कि जब आप इन केसेस में जाते हैं अपना हक मांगने के लिए या जस्टिस मांगने के लिए, तो वो उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। यू नो, माय अपॉलॉजीज, मे दैट बी पुलिस और इवन मे दैट बी जुडिशरी, कि घर का मामला है। यू नो, अगर इवन फैमिली मेंबर ना हो, अगर वैसे भी कोई और हो जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुई है, तो उसको एज सच एक सीरियसली लोअर कोर्ट्स और पुलिस की तरफ से जब आप FIR के लिए जाते हैं तो बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और जैसे मैडम बता रही है, मैं इसको अगेन हाईलाइट करूंगी कि क्योंकि शेल्टर्स नहीं है, लड़कियां उसकी वजह से भी डर होती हैं, बिकॉज या तो उनकी जो अपनी फैमिली है उनको जो प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर के भाई क्या प्रॉब्लम हो गई और क्यों घर वापस आ गई, वो उसकी वजह से वो घर वापस नहीं जा सकती, तो फिर वो किधर जाए। सो ये जो सारा ऑल टुगेदर जो परसेप्शन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आती है इन औरतों को अपने लिए खड़े होने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि
हमने ना सिर्फ पुलिस को ट्रेन करना है, हमने लोअर जुडिशरी को भी ट्रेन करना है और हमने उनको बताना है कि पाकिस्तान के सिर्फ लॉज नहीं है, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का सिग्नेटरी है और उसके लिए इंटरनेशनली इनको फंड्स आते हैं, एनजीओज को भी फंड्स आते हैं। आप अभी चेक कर लो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में पाकिस्तान का डेटा हमारे पास जो रिकॉर्डेड या रिपोर्टेड है वो 2016 का है, 2016 का। So this means कि पिछले 4 साल से हमारे पास कोई प्रॉपर तरजीहात नहीं है, तरजीहात का फर्क आ जाता है। इमरीन साहिबा बिल्कुल। फातिमा साहिबा हमें ये बताइए, अब कुछ आपके इदारे की भी बात करते हैं क्योंकि इसे स्पेशली बनाया ही इसलिए गया है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। ऑफिस कहाँ पे है, पहले तो हमारे देखने वालों को वो बता दीजिए। जी, मेरा ऑफिस GOR1 में भी है और मैं पंजाब बैतुल माल में बैठ रही हूँ इस वक्त। और हमारा जो ऑफिस का नंबर है, चूँकि हमारा टोल फ्री नंबर हम कमिंग मंथ में इंशाल्लाह हम इसको ओपन कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थोड़े आपको पता है इश्यूज फंड वगैरह के भी होते हैं, तो अब हमारा कब से है ऑफिस, अथॉरिटी कब से बनी हुई है? ये अथॉरिटी बेसिकली 2017 में बनी थी, यानी 3 साल हो गए, अभी तक हमारे पास टोल फ्री नंबर ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जो वुमेन एम्पावरमेंट का इससे रिलेटेड सीरियसनेस का अंदाजा हम लगा सकते हैं यहाँ से भी। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो मुल्तान है वहां तक तो था, लेकिन चूंकि इस लॉ में ये देखिए मेरी बात एक्चुअली 2017 में जब अथॉरिटी बनी, इसके लॉ में ये बात शामिल है कि जो हमारा एक्ट है 2016 का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, जहां जहां हमारे सेंटर बनते जाएंगे वहां वहां ये नंबर खोल दिया जाएगा। जब तक सेंटर नहीं होगा तब तक उसका बनाने का मकसद कोई नहीं। दूसरा अम्बरीन अभी कह रही थी कि शेल्टर अगर नहीं है तो खवातीन कहाँ जाए, नहीं है तो फिर अथॉरिटी भी नहीं बननी चाहिए। नहीं देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट में शेल्टर होम्स है खवातीन के लिए, उसमें कोर्ट से केसेस जो भी खवातीन वहां से रेफर होके आती हैं वो वहां पे आती हैं। और अगर कोई डायरेक्ट वैसे भी अप्रोच करता है कि मुझे शेल्टर चाहिए, मेरी जिंदगी को खतरा है, जो खातून हमारे पास आती है, तो हम उसको शेल्टर होम में ठहराते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के साथ भी हमारे शेल्टर बन रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे खवातीन होंगी अभी तक ऐसी जो बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा है, और वो आपके पास तहफ़्फ़ुज़ आप उन्हें फराहम कर रही हैं? बहुत सी खवातीन हैं जो मेरे पास आई हैं और उनको हमने भिजवाया है। कुछ तो डायरेक्ट कोर्ट से रेफर होकर चली जाती हैं कि अगर किसी ने डिवोर्स लेनी है तो वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहना चाहती, घर से वो हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है तो वो कहीं रहना नहीं चाहती, तो गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करती है। उनका खाना पीना हर चीज जब तक उसका वो फैसला नहीं हो जाता वो वहीं पे रहती है। वो 2 महीने भी रह सकती है, 2 दिन भी रह सकती है, 2 साल भी रह सकती है। कई ऐसी खवातीन हैं, चूंकि मैंने शेल्टर होम विजिट किए हैं, वहां से 8-8, 10-10 साल से, 15-15 साल से हैं। फिर उसके बाद हमारे ओल्ड एज होम है, अगर कोई ज्यादा एज की खातून है उसको कोई नहीं रख रहा, फिर ओल्ड एज होम में उन्हें भेज दिया जाता है। देखिए इदारे हैं, असल में बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मतलब ये 74 से हैं ये इदारे वर्किंग में। अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे जो लूप होल है वो ये है कि अवेयरनेस नहीं दी गई कि अगर एक खातून जो एज में बड़ी है उसके लिए शेल्टर होम है, अगर ओल्ड एज होम है, अगर किसी खातून को नहीं कोई रख रहा उसके लिए शेल्टर होम है। अगर ये इदारे अपनी प्रॉपर तरीके से आगाही दे देते तो बहुत सी खवातीन के मसले जो हल हो रहे। लेकिन अभी हमने एक जो पैकेज बनाया उसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई खातून समझती है कि उसको कोई नहीं रख रहा, वो या अपने उसकी जान को खतरा है, वो नहीं रहना चाहती, देन वो हमसे रुजू करे, हम उसे फौरन शेल्टर होम में रेफर करते हैं। जरूर बात करते हैं कि किस किस अंदाज में आगाही फराहम की जा रही है। अमरीन साहिबा अब हमें बताइए कि कवानीन तो हमारे पास मौजूद है, क्या नए कवानीन की जरूरत है या फिर जो पहले से मौजूद हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है? आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से हो सकता है? नहीं, कावानीन की और ज़रूरत नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन और जो अथॉरिटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सेकेंडली मैडम ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, जो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज विक्टिम्स जो मेरे पास कोविड के दौरान तो 6 से 7 केसेस पर डे आ रहे थे, और उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ औरतें होती हैं जब वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं तो उनका मेंटली वो दे नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उनके साथ नॉर्मली काफ़ी दफ़ा छोटे बच्चे होते हैं। सो ये जो प्री कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपने केस में अदालत में केस फाइल किया है तभी हम आपको लेंगे, ये चीज़ जो है
इसको हमने देखना है और इसको हमने इसका जवाब फातिमा साहिबा से ले लेते हैं। अमरीन, फातिमा साहिबा, ये वैसे कंडीशन है कि कोई खुद भी आपके पास आना चाहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सिद्रा, मेरे पास बहुत सी खवातीन ऐसी आई हैं। अगर अमरीन आपके पास कोई इस तरह के केसेस हों तो प्लीज आप मेरा नंबर है यहाँ पे, आप ले सकती हैं, डायरेक्ट मुझे आप रेफर कर सकती हैं। देखिए, हम ना सिर्फ खवातीन को रखते हैं बल्कि बच्चों के लिए भी हमने अलहदा से एक अरेंजमेंट किया हुआ है। उनकी डाइट, उनको दूध, फिर उसका प्ले एरिया उनका बना हुआ है, उनकी एजुकेशन के लिए प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा अमरीन अब हम इसका कर रहे हैं कि हम पूरे पंजाब में, चूंकि अभी कोविड की वजह से कुछ हमारे मामलात रुक गए थे, और हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके हम ग्रास रूट लेवल तक चाह रहे हैं कि हमारा मैसेज पहुंचे और खवातीन को पता हो कि किस तरह से हमने। बैरिस्टर अमरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया अगर बच्चे हों तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और एक अवेयरनेस के तौर पे भी हमने ये मैसेज दिया आज के खवातीन अप्रोच कर सकती हैं इदारों के साथ भी और वुकला के साथ भी, और अपना मुकदमा भी लड़ सकती हैं चाहे किसी भी तरह की उनके साथ ज्यादती हो रही है। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।